दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे 2026 रिलीज होने के ठीक 2 दिन पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस एक प्रोपेगेंडा रिपोर्ट जारी करती है। द रियल स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यूपीए 1 और 2 के दौरान फाइनेंस और इकोनॉमी के धुरंधर जो कई वर्षों की पॉलिसी पैरालिसिस के तहत हमें कई डिकेड्स पीछे ले गए, आज उस सब के बावजूद भी कांग्रेस ये सब ज्ञान दे रही है। और अगर ज्ञान देना ही है तो एटलीस्ट थोड़ा होमवर्क करके तो आते, अपने ज्ञान में फैक्ट्स तो देते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कांग्रेस की प्रोपेगेंडा रिपोर्ट की टाइमिंग को देख करके कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि रिपोर्ट में क्या रहेगा। रिपोर्ट में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। और जब इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स से ज्यादा पॉलिटिक्स दिखाई देती है, डेटा से ज्यादा डाउट, एनालिसिस से ज्यादा नैरेटिव। रिपोर्ट में कई सारे मिथ्स हैं जिनको हम आज एक एक करके बस्ट करेंगे। मिथ नंबर 1, ग्रोथ सिर्फ पेपर पर है, ग्राउंड पर नहीं है। रिपोर्ट के सबसे पहले टॉपिक में कांग्रेस Q2 फिस्कल ईयर 26 में 8.2% ग्रोथ को वो स्टैटिस्टिकली मैनिपुलेटेड बताती है। कहती है कि रुपये गिर रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, ग्रोथ टॉप 10% खा रहे हैं, हाउस होल्ड सेविंग्स खत्म हो रही हैं और पॉवर्टी नंबर्स फेक हैं। लेकिन फैक्ट्स क्या हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जीडीपी तब बढ़ती है जब फैक्ट्री ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं, जब बिजली की खपत बढ़ती है, जब लॉजिस्टिक्स तेज होती हैं और जब क्रेडिट सिस्टम भरोसे के साथ काम करता है। अगर ग्रोथ सिर्फ पेपर पर होती तो आज बैंकिंग सिस्टम में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट 2.6% पर नहीं होता, जो कि पिछले 12 सालों का लोएस्ट है। एक समय यही एनपीए 11% के ऊपर था जब बैंक्स लोन देने से डरते थे और कॉर्पोरेट्स इन्वेस्टमेंट से भागते थे। और ये वही यूपीए की सरकार थी। आज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% पर है, यानी फैक्ट्रीज आइडल नहीं बैठी बल्कि वो फुल कैपेसिटी के साथ काम कर रही है। सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स पिछले 10 सालों में 2 लाख करोड़ से बढ़कर के 11 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। ये पैसा सब्सिडी या कंजप्शन में नहीं गया, बल्कि हाईवेज, रेलवे, पोर्ट्स, पावर ग्रिड्स और एयरपोर्ट्स में गया है। 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा हाईवेज, 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, पोर्ट्स पर टर्नअराउंड टाइम का 4 दिन से घटाकर 1 दिन से कम हो जाना, ये सब पेपर ग्रोथ के इंडिकेटर्स नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी के संकेत है। अब रुपये को लेकर के डर फैलाया जाता है कि डॉलर के सामने आईएनआर गिर रहा है, मतलब इकोनॉमी कमजोर है। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में एक बेसिक ग्लोबल कंटेक्स्ट गायब है। आज पूरी दुनिया में यूएस डॉलर असामान्य रूप से मजबूत है। जापान का येन, साउथ कोरिया का वॉन, यूरोप का यूरो, सब मल्टी ईयर लोज पर हैं। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स आज $700 बिलियन से ज्यादा हैं, जो 10 महीने से भी ज्यादा इंपोर्ट्स को कवर करते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट करीब 1.3% जीडीपी के आसपास है, जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की भाषा में स्टेबल और मैनेजेबल माना जाता है। तो पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, सेक्युलर इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जब 1991 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब यही सीएडी 3.5% ऑफ जीडीपी था। 8% फिस्कल डेफिसिट और सिवियरली लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ट्रिगर्ड सेवरल इकोनॉमिक क्राइसिसेस। डॉक्टर सिंह रिफॉर्म्स एज स्ट्रेटेजी नहीं लाए थे, वो मजबूरी में लाने पड़े थे, वरना पता नहीं आज क्या होता। वैसे कहानी सिर्फ इधर खत्म नहीं होती है। दिसंबर 2013 क्वार्टर में सीएडी रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 6.7% ऑफ जीडीपी, पीक डेफिसिट। डॉक्टर सिंह तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और पी चिदम्बरम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। मूविंग ऑन, इन्फ्लेशन का कोर हिस्सा आरबीआई के बैंड में है और एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल की हिस्सेदारी 45% तक पहुंच चुकी है। साफ शब्दों में कहें तो रुपये गिरने की कहानी डोमेस्टिक फेलियर नहीं बल्कि ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ की कहानी ज्यादा है। इसे हम नकार नहीं सकते। इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी रिपोर्ट मिथ का ही प्रचार करती है। कांग्रेस बार बार यही तुलना करती है कि यूपीए के टाइम पर जीएफसीएफ या परमानेंट इन्वेस्टमेंट 36% था और आज करीब 30% है। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि उस समय इन्वेस्टमेंट की किस क्वालिटी की थी। उस दौर में कॉर्पोरेट्स भारी कर्ज में डूबे हुए थे, बैंक स्ट्रेस थे और पॉलिसी पैरालिसिस आम बात थी। आज इन्वेस्टमेंट क्लीन बैलेंस शीट्स पर आधारित है, बैंक लैंडिंग करने में कॉन्फिडेंट है, कॉर्पोरेट्स एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रहे हैं और पब्लिक कैपेक्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन कर रहा है। क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर शिफ्ट हुआ है और सस्टेनेबल ग्रोथ में यही फर्क पैदा करता है। भाई, यूपीए 2 के दौरान रेकलेस लैंडिंग की वजह से मोदी सरकार की पहली टर्म तो वो बैड लोन्स और एनपीएस को सॉर्ट करने में निकले बिफोर दे कुड ब्रिंग डाउन द एनपीएस। अब आते हैं उस मिथ पर कि ग्रोथ का फायदा सिर्फ टॉप 10% को मिला है और नीचे की आदमी पीछे छूट गया है। मजे की बात सुनिए, इनइक्वालिटी की बात करते वक्त इसे ब्रिटिश राज से भी ज्यादा बताया जाता है। ये क्लेम सुनने में ड्रामेटिक जरूर लगता है, लेकिन डेटा में टिकता नहीं है। अगर ऐसा होता तो रूरल कंजम्पशन पिछले 1 दशक में नॉमिनल टर्म्स में 160% से भी ज्यादा नहीं बढ़ती। वर्ल्ड बैंक का कंजम्पशन बेस्ड जिनी कोफिशिएंट 25.5% दिखाता है कि भारत दुनिया की सबसे इक्वल लार्ज इकोनॉमी में शामिल है। एक्सट्रीम पॉवर्टी 2011 में 16% से ज्यादा थी, जो 2022-23 में घटकर के करीब 2% रह गई है। इसका साफ मतलब यह है कि 17 करोड़ से ज्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। यह एक बहुत बड़ा पॉइंट जानबूझ करके इग्नोर भी किया जाता है, सोशल वेज।
फ्री फूड, हाउसिंग, हेल्थ केयर और सैनिटेशन जैसी योजनाएं सिर्फ वेलफेयर नहीं है बल्कि बॉटम 50% की इफेक्टिव इनकम को बढ़ाती हैं। जब परिवार का अनाज का खर्च शून्य हो जाता है तो वही पैसा बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य या छोटे बिजनेस में जाता है। फ्री फूड को डिस्ट्रेस बताना इकोनॉमिक्स नहीं है, आइडियोलॉजी की भाषा है। हाउस होल्ड सेविंग्स को लेकर के भी मिथ फैलाया जाता है। नेट फाइनेंशियल सेविंग्स का एक नंबर दिखा करके कहा जाता है कि लोग टूट चुके हैं और कंजम्पशन डेब्ट पर चल रहा है, लेकिन पूरी तस्वीर यह है कि सेविंग्स बैंक डिपॉजिट से निकल करके असेट्स में जा रही है। हाउसिंग इन्वेस्टमेंट जीडीपी का लगभग 13% हो चुका है। म्यूचुअल फंड्स एसआईपी हर महीने 30,000 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं। 2014 में डीमेट अकाउंट्स करीब 2 करोड़ थे, आज संख्या 20 करोड़ के पार है। सेविंग्स खत्म नहीं हुई बल्कि प्रोडक्टिव बन गई है। गवर्नमेंट डेब्ट को लेकर के भी वही पुरानी लाइन दोहराई गई है कि सरकार कर्ज लेकर के सिर्फ खर्च कर रही है। लेकिन अगर सच में ऐसा होता तो आज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी के कंपैरिजन में इतनी तेजी से नहीं गिरती, पोर्ट्स इतनी एफिशिएंट नहीं होती और देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर के 150 के पार नहीं जाती। कोविड के समय फिस्कल डेफिसिट 9% से ऊपर गया था, लेकिन अब वो लगातार नीचे लाया गया है और कैपेक्स का शेयर बढ़ाया गया है। ये डेट कंजम्पशन नहीं, फ्यूचर कैपेसिटी बिल्ड करने में इस्तेमाल हुआ है। अगला मिथ है मिडिल क्लास को स्क्वीज बताया जाता है, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि मिडिल क्लास एक्सपेंड हो रही है। टैक्स स्लैब्स में बदलाव से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, जीरो टैक्स फिलर्स की संख्या 60% से ज्यादा है और फेस्टिव कंजम्पशन हर साल नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। दोस्तों, हेल्थ और एजुकेशन को कोलैप्स बताया जा रहा है, जबकि असल में कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है। मेडिकल कॉलेजेस दोगुने हुए हैं, डॉक्टर सीट्स बढ़ी हैं, आयुष्मान भारत ने आउट ऑफ पॉकेट खर्च को काफी हद तक कम किया है। एजुकेशन में ड्रॉप आउट्स घटे हैं, टीचर्स की संख्या पहली बार 1 करोड़ के पास गई है और एनरोलमेंट में गिरावट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का परिणाम है, पॉलिसी फेलियर का नहीं। कितना सारा डेटा दे दिया ना। अभी तो बहुत सारा डेटा बाकी है जो इन लो आईक्यू कांग्रेसियों को दिखता ही नहीं है। खैर, अंत में सवाल सीधा है कि अगर इकोनॉमी सिर्फ पेपर पर चल रही होती तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेजी से क्यों बन रहा होता? अगर ग्रोथ फेक होती तो टैक्स बेस और फॉर्मलाइजेशन क्यों बढ़ता? अगर जॉब्स नहीं होती तो ईपीएफओ हर महीने रिकॉर्ड एडिशंस क्यों दिखाता? सच ये है कि कांग्रेस की ये रिपोर्ट इकोनॉमिक्स कम और नैरेटिव ज्यादा है। जहां वो कोलैप्स देखते हैं वहां डेटा ट्रांजिशन दिखाता है, जहां वो क्राइसिस बोलते हैं वहां इंडिकेटर्स प्रोग्रेस दिखाते हैं। मिथ्स जोर जोर से बोले जा सकते हैं, बार बार दोहराए जा सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स चुपचाप देश बनाते हैं। खैर, इस पर अब आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।